हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आप मेरे साथ एप्टीट्यूड या गणित की संख्या पद्धति टॉपिक मुझसे नंबर सिस्टम टॉपिक मुझसे पढ़ रहे हैं। अब हम इस नंबर सिस्टम टॉपिक को अपने और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गुणा एवं भाग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई सा संख्या का भाग देते हैं तो जिस संख्या का भाग जाता है उसे डिविडेंड, है ना, या फिर भाज्य कहते हैं, है ना। हिंदी में इसे ही हम क्या कहते हैं, भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। जिस संख्या से इसे भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक, है ना, या फिर उसे ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। और जो भाग देने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट या फिर भागफल। और यदि उसमें हर सवाल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुछ रिमाइंडर, या फिर उसे ही हम क्या कह सकते हैं, शेष फल। ठीक है, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे यहाँ से, है ना, कि डिवाइजर, जिस नंबर से आप उसे भाग दे रहे हैं यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, जो संख्या डिवाइड हो रही है ना, उसे हम कहते हैं डिविडेंड यानी कि भाज्य। और इस डिवाइड के बाद हमको जो नंबर निकल करके आता है, जो नंबर मिलता है, जो हमारा आंसर होता है, उसे बोलते हैं कोशेंट या फिर भागफल। और यदि सवाल में कोई सा शेष यानी कि कंप्लीटली अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो जो नंबर हमारे पास बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर या फिर शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी करने के बाद यदि हमें इस भाज्य को एक फॉर्मूले के रूप में लिखना हो कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जो है कि नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें आगे बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, या फिर इसे ही इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले के आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में भी इसको छाप लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत जगह हमारे काम आने वाला है। नॉर्मल लाइफ में भी ये काम आता है ना। मान लेते हैं आपको भागफल शेषफल पता है ना, भाज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आप भाजक निकाल सकते हैं कि इस संख्या से इसका भाग जाएगा, है ना। हम अभी जब मैथ सॉल्व करेंगे तो बिना ये फॉर्मूला को याद किए भी आप ऐसे ऐसे तरीक़ों से अपना भाज्य या भाजक निकालते रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा हूँ। इस प्रश्न में एक जो हमारा भाजक है वह भागफल का 12 गुना है और जो शेष है वो 5 गुना है। यदि शेष 48 है तो भाज्य कितना होगा, है ना। इसे ही इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम कि जो डिवाइजर है वो 12 टाइम है कोशेंट का और 5 टाइम है रिमाइंडर का, यानी कि दोनों ही चीजें हमको किससे रिलेट करके दी हुई है, डिवाइजर से। तो यदि मैं डिवाइजर के लिए एक इक्वेशन बनाऊं तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, 12 टाइम ऑफ कोशेंट, 12 टाइम ऑफ कोशेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख सकता हूँ, कोशेंट। और शेष का 5 गुना, यानी कि यही जो डिवाइजर है यह 5 गुना है किसका, रिमाइंडर यानी कि शेष का। ठीक है, और यदि शेष 48 है यानी कि जो r है वो 48 दिया हुआ है ऑलरेडी हमें, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य यानी कि हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। अब देखिए इसी डिविडेंड के फॉर्मूले में देखिए आप क्या कि डिवाइजर और कोशेंट और रिमाइंडर 3 चीज पता होना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिमाइंडर तो दिया हुआ है 48, तो कोशेंट और डिवाइजर पहले निकाल लेते हैं। देखिए डिवाइजर इज इक्वल टू 5r और r की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 48 रख दूं, है ना, 48 इंटू 5, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 अट्ठे 40,
0 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि कितना आ गया हमारा 240। ये क्या आ गया, डिवाइजर की वैल्यू हमारी निकल करके आ चुकी है दोस्तों। डिवाइजर इज इक्वल टू 240। अब डिवाइजर यदि पता है, यहां अगर मैं डिवाइजर रख दूं तो क्या 12Q से Q यानी कि कोशेंट हमारा निकल जाएगा। कोशेंट यानी कि क्या है हमारा भागफल, है ना। भागफल यहां से निकल करके आ जाएगा। अगर मैं 12Q इज इक्वल टू 240 रख देता हूं तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, है ना। तो 12 दूने 24, कोशेंट निकल करके आ गया है 20। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू पता चल चुकी है। हमको पता है रिमाइंडर 48 है, हमें पता है डिवाइजर 240 है और कोशेंट 20 है। क्या अब मुझे डिविडेंड यानी कि भाज्य निकालने में कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमें भाज्य पूछा है ना। तो भाज्य के फॉर्मूले में यदि इन 3 वैल्यू को रख देते हैं तो हमें डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा, है ना। अब और कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो डिविडेंड यानी कि भाज्य बराबर क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, है ना, D इंटू क्यू प्लस आर। शॉर्ट फॉर्म में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। इसे ही हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां से क्या है, भाज्य बराबर डिविडेंड कितना है हमारा, सॉरी डिवाइजर कितना है 240 और इसके गुणा में कोशेंट यानी कि 20 और प्लस रिमाइंडर 48। ठीक है, तो यहां से हमें करना है 240 गुणा 20, तो मैं इसे 24 गुणा 2 कर लेता हूं। 24 दूनी होता है कितना 48 और यहाँ एक शून्य यहाँ एक शून्य, इसलिए 2 शून्य आ जाएगा और प्लस 48। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है 48 48 यानी कि 48 48, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है ना। क्या था कि क्वेश्चन को, मैथ्स के हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और जो भी डाटा दिया हुआ होता है उसके हिसाब से आप अपना हाथ चलाते हुए जो भी डाटा दिया है उसको लिखते जाइए। तब फिर हमको लास्ट में क्या निकालना है वो आसानी से दिख जाता है कि दिए हुए डाटा से हमें कैसा खेल खेलना है। ठीक है, मैथ्स का खेल ही तो है ये, और क्या है ना। एंजॉय करते हुए खेलते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा, है ना। तो डिवाइजर दिया हुआ था 12 गुना कोशेंट का और डिवाइजर ही दिया हुआ था 5 गुना रिमाइंडर का, और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई थी। तो वहां से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है कि हम देख लेते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो आप अब जो है कि हमारे प्रैक्टिस शीट में है वो सॉल्व कीजिएगा। मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग एक प्रकार का प्रश्न आपको बताता हूं, है ना। जब तक कि आप इसे नोट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। यदि x एक पूर्णांक है तो x क्यूब माइनस x निम्न में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इफ x इज एन इंटीजर देन x क्यूब माइनस x will always divisible by which of the following नंबर। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है 4 5 6 और 7। ठीक है, 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए इस प्रकार का प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में दिखता है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन खुद जो है कि सीजी व्यापम में आया हुआ है
है ना। चलिए, तो यदि x एक पूर्णांक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, x जो है एक पूर्णांक है, यानी कि वो जीरो या निगेटिव तो हो नहीं सकता। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स निम्न में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, कोई भी x का मान अपने मन से लेते हुए पुट करके देखते जाना है। तो हम चालू करते हैं, जो कि पूर्णांक है तो शून्य से चालू कर लेते हैं। तो यदि x की वैल्यू मैं शून्य रखूं तो शून्य का पावर 3 कर लो, शून्य ही आएगा, और उसमें माइनस शून्य करोगे शून्य ही आएगा, तो शून्य का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक रखते हैं यदि, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर से खत्म, है ना। 2 रखते हैं यदि, चलिए 2 से देखते हैं, है ना। यदि मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स में x इज इक्वल टू 2 रखता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6 मिल गया। यदि x की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 3 गया तो 24। तो और ज़्यादा मुझे यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि या तो देख लेते हैं, चलो एक और, x इज इक्वल टू 4 यदि मैं रख लूँ तो 4 का क्यूब माइनस 4, इसका क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। 64 में 4 गया तो 60। यहाँ से आप सभी एक चीज़ गौर कीजिए, हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोला गया है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस संख्या से, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बोला गया है, यानी कि इन्हीं 4 की बात हो रही है। तो देखिए 4 से क्या 6 डिवाइड होगा, नहीं होगा, भले 24 हो रहा है 60 हो रहा है, लेकिन 6 होगा क्या, नहीं। 5 से 6 डिवाइड होगा क्या, नहीं। 7 से होगा क्या, नहीं। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि जो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 6 से 6 कंप्लीटली डिवाइडेड है, 6 1 जा 6 खत्म, 6 चौके 24, 24 भी है और 6 दाम 60, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार मैथ्स में आपको सॉल्यूशन में अप्रोच लगाना होता है। केवल और केवल आप सॉल्व करते हुए जाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लंबा चला जाता है या फिर राइट आंसर आने की चांसेस कम हो जाती है। आप क्या करें, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वैल्यू उसको भी पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, है ना। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको अपने पहले की क्लासेस में दिया था। क्या कि 2 प्रकार के फैक्टराइजेशन होते हैं, टोटल फैक्टर और एक प्रॉपर फैक्टर, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे टोटल फैक्टर के बारे में ज़्यादातर। एक बार फिर से मैं जो है कि उसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यदि मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 6 का, है ना। 6 का यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि यही एग्जांपल उस टाइम भी लिया थी, इसलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि 6 को यदि मैं तोड़ना चाहूँ या किसके गुणनखंड में आएगा मैं बोलूँ तो 1 2 2 3 6 3 दूनी 6 और 6। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है मेरा क्या, टोटल फैक्टर। क्या है ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, TNF। और यदि मैं इसी के प्रॉपर फैक्टर की बात करूं तो प्रॉपर फैक्टर में ये जो स्वयं वो जो संख्या है, जैसे यहाँ पर इसका देखो फैक्टर में लिखा है 6, लेकिन 6 ही तो संख्या है। तो मैं यदि केवल 1 2 और 3 को देखूं, 1 2 और 3 की ही बात करूं, तो ये कहलाता है क्या, प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, इस चीज के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, प्रॉपर फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से ये बात हुई। अब हमें अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि इस एग्जांपल को मैं आगे लेते हुए चलता हूं तो 6 का मैं गुणनखंड अगर निकालूं, इसका फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं, तो इसे मैं क्या लिखता हूं, 6 को इस तरह से लिखूं, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यहां से क्या निकल करके आ गया, 2 × 3। क्या निकल करके आ गया, 2 × 3। और दोनों के यदि मैं पावर की बात करूं तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है ना। 2 का पावर 1 यानी कि 2, 3 का पावर 1 यानी कि 3। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं। अब
इसे ही यदि मैं और थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताऊं इस 1 से लेकर के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस 6 का फैक्टराइजेशन 2 का पावर 0 और 2 का पावर 1, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, और 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2। ठीक है, वैसे ही 3 का पावर 0 यानी कि 1, 3 का पावर 1 यानी कि 3, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3। ठीक है, यही दोनों चीज निकल करके आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यदि मैं इस संख्या को जोड़ूं, है ना, कि यहां पर कितने फैक्टर लिखे हुए हैं, तो एक फैक्टर तो 2 टू दी पावर 0 है और एक फैक्टर 2 टू दी पावर 1 है, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 2 हो गए। और वैसे ही यहां पर भी 2 हो गए। इन दोनों के यदि मैं आपस में गुणा कर दूं, 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। फिर से एक बार इस चीज को रिपीट करता हूं, है ना, 6 को मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, 2 तिया 6। अब इस 2 को मैं 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1 और 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, वैसे ही 3 गुणा 1 करेंगे 3 मिल जाएगा हमें। इस तरह से मैं इसको डिवाइड किया। यहां पर ये जो 2 लिखा हूं ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये क्या है कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो कुल मिला के कितनी संख्या है, 2 संख्या है। वैसे ही यहां पर देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, कुल मिलाकर कितनी संख्या है, 2 संख्या है। और इन दोनों का आपस में गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, 4। तो सर ये सब जो है कि आपने क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 है यही है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर फैक्टर हो गए यहां पर 4। कैसे, अभी अभी बोर्ड में सबसे पहले मैंने जब एग्जांपल लिखा था तभी आपको बताया था कि 6 का यदि मैं फैक्टर निकालने जाऊं तो मैं लिखता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6, तो टोटल फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 और 4। देखिए यहां भी मैंने वही 4 निकाल करके ले आया है कि नहीं। तो इस मेथड से आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि यहां पर तो संख्या केवल 6 दिया है, आप गुणा करके निकाल लिए 1 2 3 6, है ना। लेकिन जहां पर बड़ी संख्याएं आएंगी या फिर पावर में आएंगी या फिर फैक्टराइजेशन में आएंगी तो आपको यही मेथड काम आएगा। क्या लिखते जाना है, पावर 0 से शुरू करना है, आगे बढ़ते जाना है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग को थोड़ा और क्लियर होगा ये चीज, है ना। चलिए एक नया एग्जांपल देखते हैं। यहां तक तो हो गया क्या, 4। चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर यदि मैं संख्या लिख लूं 12 और 12 का मैं फैक्टराइजेशन अगर करना चाहूं तो इस तरह से पहले देख लीजिए आप, है ना, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जैसे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और फिर 1 से ये खत्म हो रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, ये बोल सकते हैं हम कैसे, 3 दूने 6, 6 दूनी 12, देखिए आगे 12 वापस से। ठीक है, अब इसी चीज को मैं पावर के फॉर्म में लिखने वाला हूं, देखिएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा इस बार और। ठीक है, 1 को तो हमें किस फॉर्म में लिख लेना होता है, 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0। ठीक है, अब बताइए यहां पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, है ना। यहां पर जो संख्या 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार। तो क्या मैं इसे 2 टू द पावर 1 और फिर 2 टू द पावर 2 नहीं लिख सकता? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। अब 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, है ना, तो 3 टू द पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को अगर मैं संख्या को गिनूं तो यहां पर 1 2 3 कितना हो गया, 2 टू द पावर 0 एक संख्या, 2 टू द पावर 1 दूसरा, 2 टू द पावर 2 तीसरी संख्या, 3 संख्याएं। यहां पर 1 और 1 2 संख्याएं, आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूने 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकल करके आया है, 6। ठीक है, हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल करके आ चुका है यहां पर, 6। मतलब यहां पर 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो 12 में 12 जिससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा। जैसे कि 1 हो गया, उसके बाद में 2 छक्के 12,
3 है ना, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, 1 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, और फिर क्या आ जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 6 दूनी 12 है ना, और खुद 12। देखिए कितना हो गया, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा 6 निकल करके आया था, और ये वो 6 संख्याएं हैं जिससे 12 पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस मेथड को याद रखेंगे और आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अब इस चीज को थोड़ा और मैं आगे बढ़ा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा आ चुका है कितना, 6। ठीक है दोस्तों, यदि इसी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में मैं इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालना चाहूं, है ना, क्या निकालना चाहूं, इवन और ऑड, है ना। देखते हैं यदि हम ऑड फैक्टर के बारे में, तो ऑड फैक्टर कितने हैं, तो देखिए 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 एक ऑड नंबर हो गया, 3 टू द पावर 0 यानी कि 1, ये भी एक ऑड हो गया, 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि टोटल हमारे पास ऑड फैक्टर कितने हैं अगर कहा जाए तो 3, है ना। टोटल हमारे पास ऑड फैक्टर कितने हैं यदि कहा जाए तो 3। और फिर बात आती है यदि इवन फैक्टर की, तो इवन फैक्टर हमारे पास, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं कि इवन फैक्टर यहां पर हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, देखते हैं यहां पर 2 2 जा 4, है ना, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 6, तो ऑड यदि 3 हो गए तो इवन फैक्टर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि टोटल तो 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरह से किसी भी फैक्टराइजेशन में हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के साथ साथ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, या फिर एक और ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं क्वेश्चन का, है ना, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 240 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो प्राइम फैक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि यहां पर 240 के प्राइम फैक्टर की बात की गई है। अभी देखिए, आप बोलेंगे सर प्राइम फैक्टर के बारे में तो आप बताया ही नहीं है ना, तो अभी बता ही दिए देते हैं, है ना, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करके दो। ठीक है, चलिए, तो 240 का यदि मैं गुणनखंड करना चाहूँ, तोड़ना चाहूँ, शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो हमको इजिली विजिबल हो, दिख जाता है ना। प्रश्न में हमें सॉल्व कैसे होगा उसका पहला स्टेप ढूंढने के लिए उसे ध्यान से देखना होता है। देखिए 240 को मैं 12 दूनी 40 लिख सकता हूँ, है ना, सॉरी 12 दूनी 24, या फिर इसमें किसी एक को जो है कि बड़ा बना लो, 12 और 20 कर लो, 240 आ जाएगा, है ना। 12 को यदि मैं फैक्टराइजेशन करूं, क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1। 2 टू पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, और 20 को यदि मैं लिखना चाहूं, क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 पंछे 20। अर्थात यहां पर मैं बात करूं यदि 240 के फैक्टराइजेशन की, तो 2 टू द पावर 2 और यहां पर भी 2 टू द पावर 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की, तो जितने भी पावर में जो नंबर दिए हैं उनको हम आपस में ऐड कर देंगे और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। यानी कि 4, 1 और 1, क्या किया मैंने, पावर में जो 4 है, 1 है और 1 है, इन तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 6। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। कि 240 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 6 गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा ये। अभी तक जो किए थे वैसे ही मैंने किया है, पावर 0 को नहीं लिया है क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड केवल पूछा है। टोटल
फैक्टर नहीं पूछा गया है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। हमारा प्रश्न है कि 5 to the power 7 इंटू 21 to the power 4 इंटू 10 to the power 8 में आपको फिर से वही प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है आपको? प्राइम फैक्टर निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कि एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ था, है ना। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं 4 ऑप्शन रखता हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 24, 20, 31 और 30 यानी कि 30। ठीक है, यदि आप सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व करके देखिए, है ना, क्योंकि उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लायक बन चुके हैं, है ना। चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, और जिनको लग रहा है कि अभी भी हमें कुछ सीखने की और ज़रूरत है तो एक बार मेरे साथ फिर से बोर्ड में ध्यान देंगे, है ना। क्या कहा गया है? 5 to the power 7, फिर 21 to the power 4 और 10 to the power 8। ठीक है, यहां पर 5 का क्या मैं और फैक्टर कर सकता हूं? बताइए, 5 to the power 7 में मैं 5 का क्या और फैक्टराइजेशन कर सकता हूं? नहीं हो सकता सर, क्योंकि 5 अपने टेबल में आता है और तो कहीं आता नहीं है। तो इसे मैं डायरेक्ट 5 to the power 7 लिख लेता हूं। इनटू क्या 21 का फैक्टराइजेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये आ जाता है किसमें? 3 के टेबल में, 3 7 जा, है ना। तो 3 into 7, अब 7 तो और नहीं जाता, इसलिए ये हो गया। और वैसे ही इसे मैं क्या 2 into 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। क्या हो जाता है? 2 5 जा 10। तो देखिए ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्या हो गया भाई? ये हो गया फैक्टराइजेशन। देखिए, है ना, शुरू में हम देखिए कैसे कर रहे थे, अभी देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ में आपका एक एक स्टेप, दो स्टेप कटते जाता है ना। हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब इस चीज को यदि मैं जो ब्रैकेट के बाद जो पावर लगा है उसे अंदर लिख लूँ तो 5 to the power 7 इंटू 3 to the power 4 इंटू 7 to the power 4 इंटू 2 to the power 8 इंटू 5 to the power 8। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था? पावर को ऐड कर लिया था प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ भी वही करेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 और 7 31। कितना निकल करके आ गया, है ना। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, कितना? 31, है ना। क्या पिछले वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर रेड कलर जो है वो ज़्यादा क्लियर हमें विजिबल नहीं होता, इसलिए मैं ब्लू और ब्लैक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखिए 7 4 11, 11 4 15, 15 और 16 31। हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है 31। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। इतने बड़े संख्या का आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के सवालों को आप जो हमारे पास PDF जो प्ले स्टोर में डला होता है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ से आप जा कर के और भी 2-4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। मैं अब बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक में, यानी कि शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है अपने एग्जाम्स में। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस नंबर सिस्टम टॉपिक के बाद में टेस्ट देना चाहें तो हमारे ही जो टेस्ट डले हुए हैं, है ना, उसमें भी आपको शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न दिख जाएंगे। और हमारे यहाँ की अगर टेस्ट सीरीज़ अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। शेषफल प्रमेय या इसे ही हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम।
देखिए मैं थोड़े अलग तरीके से आपको रिमाइंडर बताने वाला हूँ, है ना। अपना पूरा ध्यान जो है कि बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, देखते रहिएगा, है ना। यदि मैं 3 को 5 से डिवाइड करूँ, क्या मुझे रिमाइंडर मिलेगा? आप तो बोलेंगे सर 3 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। पहली बात 3 कैसे डिवाइड होगा, है ना, वो तो पॉइंट में चले जाएगा, है कि नहीं। अगर हम पॉइंट वाला डिवाइड करें वो तो पॉइंट में चले जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ यदि मैं इसे ही 13 लिख दूँ तो क्या अब ये डिवाइड होगा? जी सर बिल्कुल होगा। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 या 10, 3 जो है कि हमारा रिमाइंडर बच गया। वो जो 3 रिमाइंडर बचा है क्या वो प्लस में है? जी बिल्कुल है, +3 है। यदि मैं 5 या 15 कर दूं, क्या कर दिया मैंने, 5 3 या 15। अब उस 15 से 13 कितना कम है बताइए? सर 2 कम है, तो मैं इसे -2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, यदि मैं 13 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 रिमाइंडर निकल करके आते हैं, एक तो +3 और एक -2। ठीक है, कैसे? 5 2 या 10 किए, इसलिए +3 बचा तो +3, और 13 से जस्ट अगली ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। अब मैं 5 चौके 20 भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, क्या मैंने 5 किया 15 ही किया। क्यों? क्योंकि 13 के बाद 15 एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर मैंने 15 से 13 को घटाया, तब आया -2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही यदि मैं 10/7 कर दूं, ठीक है, 10/7 में मुझे रिमाइंडर बताएंगे यदि आप, क्या होगा? सर 7 1 या 7, तो 3 बच गया सर। जी बिल्कुल 3 बच गया, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब 10 के बाद आगे ऐसी संख्या देखिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो सर 7 के टेबल में 7 एक कम 7 है, 7 दूने 14 है, यानी 7 2 या 14। अब 14 10 से कितना कम है? सर -4 कम है सर। तो 10/7 करूं तो मेरे पास 2 रिमाइंडर निकल करके आता है, एक तो +3, दूसरा -4। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सेम चीज आप देखेंगे किसमें, जो छोटी संख्या होगी। याद है मैं शुरू में इसको 3/5 लिखा था। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं? 1/5। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम? 1/5। अब इसका रिमाइंडर निकालते हैं, यदि देखेंगे, है ना, ध्यान देंगे। 5 से तो ये जाएगा नहीं सर, 5 से नहीं भी जाएगा तब भी क्या मैं इसे 5 एक कम 5 से लेते हुए -4 लिख सकता हूं? 5 एक कम 5 में से 5 में 1 घटाएंगे, 4 आएगा। और 5 शून्य 0 यदि मैं करूं, क्या कर दूं मैं? 5 शून्य 0, 5 0 या 0, तो 0 से 1 तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। वही बात कर रहा था मैं, है ना। इस एग्जांपल को लेते हैं। यदि हम 3/5, इसका अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूं तो 5 0 या 0, तो 0 हुआ तो +3 हमारा रिमाइंडर कहाँ काम आता है? वही डेसिमल में। क्या करेंगे आप? 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। यदि आप 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, पहली संख्या क्या लिखेंगे? सॉरी, है ना, 3 को डिवाइड करना, मैं 5 को लिख दिया था, है ना। तो 5 0 या 0 लिखेंगे, फिर 3 आएगा रिमाइंडर। इसी रिमाइंडर को मैं यहाँ लिखा हूं। जब 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 0 या 0, एक रिमाइंडर आएगा, उसके बाद आप पॉइंट लगाते रहिए, है ना। एक जो रिमाइंडर आया मैं उसे ही यहाँ पर लिखा हूँ, और ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं इसको। तो 5 एक कम 5, तो 5 से 3 कितना कम है सर? 2 कम है, इसलिए -2। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे आप, है ना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत कुछ तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा, है ना। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बातों को, है ना। आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरीके से यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इन सब कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। यदि मैं 27/6 कर देता हूं, क्या कर दूं? 27/6, तो यहां से 27 का सबसे नजदीकी संख्या जो 6 से पूरा डिवाइड हो, क्या होगा? 6 1 या 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 6 4 या 24, है ना। जिनको पहाड़ा याद नहीं है वो इस तरीके से करते रहते हैं, है ना। 6 चौके 24, 24 से 27 कितना ज़्यादा है? तो सर 3 ज़्यादा है। और अगली संख्या देखूं तो 6 5 6 30,
और 30 से 27 कितना कम है सर? 3 ही कम है। तो इस तरीके से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो रिमाइंडर निकल करके आते हैं, एक +3 और एक -3। सॉरी, यहाँ प्लस ही हो गया था, -3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम हम निकालते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलता है वैसा टाइप से एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 22 इंटू 33, है ना। क्या लिखा मैंने? 22 इंटू 33। अब इसको, है ना, 22 इंटू 33 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, 22 इंटू 33 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें बताना है रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं। 22 इंटू 33, है ना, इसको 9 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये खुद संख्या जो है कि अभी पूरा प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं लिखा गया, मतलब जिस संख्या का और फैक्टर ना हो सके ऐसा नहीं लिखा गया है। तो इसे काट लेते हैं। कैसे काटेंगे? 3 तिया 9, है ना, और 3 एक कम 3 एक कम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। इसे ही यदि मैं बात करूं कि 3 से, हाँ अब हो गया, ठीक है। अब 3 से जो है कि ना 22 डिवाइड होगा ना 11 डिवाइड होगा, है ना। तो अगला स्टेप यहाँ से हम लिख सकते हैं 22 गुणा 11/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप का यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? 22 गुणा 11/3। अब इसको यदि मैं डिवाइड करने जाऊं क्या प्राप्त होगा मुझे? 3 सत्ते 21। 3 सत्ते कितना मिल गया? 21। तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। उस 1 को लिख लीजिए आप, प्लस में आया है ना। यहां पर से यदि मैं डिवाइड करूं तो 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9। कितना बचा? 2 बचा, है ना। तो लिख लीजिए +2 रिमाइंडर। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है, तो क्या ये 2 हमारा रिमाइंडर हो गया सर? नहीं। ध्यान देंगे कि पहले आपने पूरे जो हमारा इक्वेशन बना था उसको 3 से डिवाइड किया था। तो जब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो जो रिमाइंडर आया है उसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब जो आया आंसर, यानी कि 6 जो हमारा आंसर आया है, यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा शेषफल है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार देखिए। 22 गुणा 33 को 9 से भाग देना है। हमने भाग दिया 22 गुणा 33 को 9 से। हमने देखा कि 9 तो जो है कि 3 से कटेगा और ये 33 भी कटेगा, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया। सबसे पहले क्या किया? डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद देखा 22 गुणा 11/3, 3 से 3 सत्ती 21 जाएगा तो 1 रिमाइंडर उसको लिखा। 3 तिया 9 से 2 रिमाइंडर उसको लिखा। 2 एक कम 2 आया। अब चूंकि हम पहले डिवाइड किए थे 3 से, इसलिए अब 3 से गुणा कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। मैथ्स में क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि एग्जांपल बनाते जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, आपको तभी जो कंसेप्ट है, जो चीज़ें हैं वो क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल है कि 128 + 102, है ना। क्या लिखा मैंने? 128 + 102। इसे जो है 11 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कर रहे हैं हम? 11 से विभाजित कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना होगा बताइए, है ना। आप सभी जानते हैं प्लस वाले कंसेप्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक साथ डिवाइड नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी कि 128/11 और प्लस 102/11। यहाँ से हम देखते हैं तो 11 से यदि 128 को मैं डिवाइड करता हूँ, हमें क्या प्राप्त होगा? 11 11 121, 11 11 121। कितना बच गया? प्लस का 7 बच गया सर। लिख लीजिए भाई, प्लस का 7, बीच में प्लस है, प्लस लिख लीजिए। यहाँ से कितना आएगा? 11 9 जा 99, तो ये आगे कितना बचा? प्लस का 3। जी बिल्कुल, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। क्या यही राइट आंसर है? जी बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या करने वाले हैं हम?
है कि नहीं? हो गया, निकल गया, खत्म। बताइए, इतने इजी तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं इस रिमाइंडर के ऊपर हम, है ना। एक नया क्वेश्चन क्या है? 3 to the power 148 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 3 to the power 148 डिवाइडेड बाय 5। इसमें आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, देखेंगे कि 3/5 में, याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने यही 3/5 का ही एग्जाम्पल लिया था। वहां पर यदि 5 एकम 5 में करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? -2। रिमाइंडर कितना आ रहा है? -2। तो मैं इसे -2 to the power 148 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकता हूं। ठीक है, और इस -2 का यदि मैं स्क्वायर लिख दूं, क्या कर दूं? -2 का स्क्वायर लिख दूं, है ना। तो हम घातांक और करनी, है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब चैप्टर पढ़ते हैं, हम एक रूल देखते हैं कि पावर का पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई में होता है। पावर का पावर क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई में। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लिखा हूँ, यहाँ से यदि मैं 2 का डिवाइड कर दूँ, मेरे पास निकल कर क्या आ जाएगा? 74 डिवाइडेड बाई 5। देखेंगे, है ना। 74 इंटू 2 करेंगे, क्या 148 प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 4 दूने 8, 8 हो गया, 7 दूनी 14, 14 हो गया। ठीक है, तो मैं 2 to the power 2 करके उसके पावर 74 लिखूं, और इसका मतलब दोनों बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -2 का यदि मैं स्क्वायर निकालूं, क्या करूं? -2 का स्क्वायर +2 मिलेगा, 2 to the power 74 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से एक बार जो है कि समझने की कोशिश कीजिए। क्या कि -2 के पावर में 2 है, तो -2 इंटू 2 यदि हम करते हैं, है ना, क्या करते हैं? -2 इंटू 2 हम यदि यहाँ से करते हैं तो हमको क्या निकल कर के आता है? -2 इंटू -2, माइनस माइनस आपस में गुणा होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर मैं 2 लिखा है, ये हो जाएगा क्या? 4। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से फिर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 से 5 डिवाइड किए थे, वैसे ही अगर मैं यहाँ से फिर से डिवाइड करूँ, मुझे क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर -1 to the power 74। क्या यही मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और -1 है, फिर से यदि मैं इसको डिवाइड करूँ, पावर में 2 लिखूँ, है ना, क्या प्राप्त होगा मुझे? फिर से एक इवन नंबर प्राप्त होगा, है ना। तो यदि यहाँ पर पावर में एक इवन नंबर है, यानी कि 74 है ना, और ये -1 है, डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 5 का जब भी हम इवन नंबर से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इवन नंबर, है ना। और 5 उस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक जो है वो रिमाइंडर के तौर पर देगा, क्योंकि यहाँ पर -1 आया है, इसलिए यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर निकल कर के आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? केवल और केवल 1, यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन में जो है कि ऑप्शन था, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट आप 1 आंसर भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोचा थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, है ना। -1 के पावर में यहाँ पर जो है कि एक इवन संख्या है, इसलिए चूंकि एक इवन है तो वो 1 ही हमको आंसर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत आते हैं। अब एक और जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है वो है क्या? नंबर ऑफ जीरोस, है ना, काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोस। उस टॉपिक को, और 1-2 क्वेश्चन जो है कि आते हैं द्विघात समीकरण के ऊपर, उन सभी को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उन सभी को करते हुए एक और पार्ट जो है कि मैं लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही। इन सभी टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन जो है कि बनाइए, है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने बचे हुए टॉपिक के साथ। नंबर सिस्टम वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।